नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 5। इससे पहले हम आपको मॉडल पेपर 4 करा चुके हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या सोवियत संघ या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो तब जो है विश्व दो ध्रुव में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो थे सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और धुरी राष्ट्रों में थे जापान, इटली और जर्मनी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक, 1914 से 1920 तक, 1939 से 1945 तक या फिर 1939 से 1943 तक? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र राष्ट्रों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, या फिर यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, और शीत युद्ध ने हथियारों की खोज शुरू की, या फिर उसकी दौड़ शुरू की, और उपयुक्त में से सभी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह दो महाशक्तियों के बीच की विचारधाराओं का एक युद्ध था, जिसमें सोवियत संघ ने साम्यवादी गुट का जो है नेतृत्व किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है पूंजीवादी गुट का नेतृत्व किया। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की? फाल्कन रॉकेट, एंटारस रॉकेट, क्रायोजेनिक रॉकेट या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रायोजेनिक रॉकेट देकर जो है रूस ने भारत की मदद की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपीय एटमी यानी कि आर्थिक ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? 1958 में, 1957 में, 1949 में या 1992 में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1957 में जो है यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, तो यूरोपीय संघ का जो गठन है जो 1992 में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अविभाजित भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो अविभाजित भारत में जो है देशी रियासतों की संख्या जो है 565 थी। लेकिन इनमें जो है तीन सबसे बड़ी रियासतें थी, जिनमें आपका जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद आता है, जो कि भारत में विलय होने से मना कर रही थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद की गांधीवादी नेता की मृत्यु हुई थी? किस गांधीवादी नेता की मृत्यु हुई? पिंगली वेंकैया की, पोट्टी श्री रामुलू की, अल्लूरी सीताराम राजू की या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोट्टी श्री रामुलू की जो है उसमें मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से जो है किसको भारतीय विदेश नीति का निर्माता माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें जो है कब पेश की थी? सिफारिश कब पेश की? 1980 में, 1982 में, 1989 में या 1992 में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1980 में जो है मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की, और 1990 में इसका जो है गठन हुआ था। अब आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं और जिनका आंसर जो है हमें लगभग 10 शब्दों में देना पड़ता है। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? उस समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उस समय इसमें 12 देश शामिल थे।
यानी कि आपसे पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1949 में हुई थी, जिसमें स्थापना के समय 12 देश शामिल थे। अगला आता है कि आसियान के 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई थी, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। तो आसियान के 2 संस्थापक सदस्य देश इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी यूरोपीय सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी यूरोपीय सदस्य देश फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। इन दोनों देशों को स्थायी सदस्यता 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मिली थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देश फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। और आप जो है चीन का भी नाम लिख सकते हैं, रूस का भी लिख सकते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी लिख सकते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनका आपको नाम लिखना होता है, जिनमें से आपको 2 पूछे जाते हैं, जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य के नाम से भी जाना जाता है, अक्टूबर 1987 में प्रकाशित हुई। और यह रिपोर्ट पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग ने प्रकाशित की थी। यानी कि ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट है वो 1987 में प्रकाशित हुई। और इस रिपोर्ट को जो प्रकाशित किया था वो किया था पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग ने। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की थी। तो लिटमस टू ग्रोथ नामक किताब साल 1972 में प्रकाशित हुई थी। और इसे क्लब ऑफ रोम ने कमीशन किया था, कमीशन यानी कि प्रकाशन किया था। यानी कि लिटमस टू ग्रोथ जो पुस्तक है वो 1972 में प्रकाशित हुई, और इसको जो है क्लब ऑफ रोम ने जो है इसको प्रकाशित किया था। अगला आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि नेहरू की विदेश नीति के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे, जिनमें सबसे पहला आता है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के जो है उद्देश्य थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो शाह जांच आयोग का गठन 28 मई 1977 को किया गया। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह थे, और इन्हीं के नाम पर जो है इसको शाह आयोग का गठन भी किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ई बी रामास्वामी नायंकर कौन थे। तो ई बी रामास्वामी पेरियर या नायंकर, जिन्हें पेरियर में यानी कि तमिल में अर्थ है इसका सम्मानित, पेरियर का जो तमिल में अर्थ होता है वो होता है सम्मानित व्यक्ति, के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि इनका पूरा नाम था एरोड वेंकट रामास्वामी पेरियर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे, जो दलित शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत रहे थे। तो ईवी रामास्वामी नायंकर का जो पूरा नाम था वो था इरौड वेंकट रामास्वामी नायंकर या फिर पेरियार, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार का अर्थ होता है कि तमिल में इसका अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। और ये जो है 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक के दशक में जो है ये तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे, जो दलित और शोषित वर्ग व गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब है ओबीसी। तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी एक सामूहिक शब्द है। यह उन समुदायों को दर्शाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ओबीसी वर्ग को भारत सरकार ने 1991 में बनाया था। ओबीसी वर्ग में आने वाले लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 27% प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। यानी कि जो ओबीसी के लोग होते हैं उनको जो है 1992 में जो है भारत सरकार ने उनका एक जो है एक नया
गठन किया और ओबीसी वर्ग में आने वाले सभी लोगों को जो है सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि आसियान समुदाय के स्तंभों और उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो आसियान समुदाय के 3 स्तंभ पर जो है आधारित है आसियान समुदाय। पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यानी कि आसियान के जो है समुदाय के जो है 3 स्तंभ हैं। सबसे पहला आता है राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, तो दूसरा आता है आर्थिक समुदाय और तीसरा आता है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब आता है आसियान समुदाय के उद्देश्य क्या हैं। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ा देना और व्यापार और विदेश निवेश को भी बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना, क्षेत्रीय विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना, संघर्ष के बाद शांति निर्माण करना। तो ये सभी जो है आसियान समुदाय के जो है क्या है उद्देश्य हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, जिनमें भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश था, लेकिन अब तो ये जो है पहला बन चुका है। इसको आप दूसरा नहीं करना है बल्कि पहला करना है। और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की विदेश नीति शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश भी भारत ही है। यानी कि भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था है। और भारत की विदेश नीति शांति को बढ़ावा देने वाली रही है हमेशा से। और भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। और भारत विकासशील देशों की आवाज है। भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत को दुनिया भर के देश मानते हैं। भारत की दावेदारी को कई देशों का समर्थन मिला है। भारत को वैश्विक मुद्दों और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की उभरती हुई आर्थिक ताकत को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बना है। तो इसको जो है यानी कि इन सभी चीजों के लिए जो है भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यता मिली जा सकती है, लेकिन अभी भी जो है भारत जो है वहां पर स्थायी सदस्य नहीं बना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जो विकासशील देशों को विकास का समर्थन करने के लिए धन मुहैया करता है, यानी कि ऋण में देता है। और वित्तीय सहायता कम ब्याज वाले ऋण, शून्य ब्याज वाले ऋण या अनुदान के रूप में मिल सकती है। संगठन देशों को नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो यही जो है विश्व बैंक के कुछ कार्य हैं, इन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जा सकती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सरकार द्वारा देश के नियोजित विकास हेतु कौन सी शुरुआती कदम उठाए गए हैं। तो देश के नियोजित विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कदम ये रहे और जिनमें पंचवर्षीय योजनाएं, बॉम्बे प्लान, मेक इन इंडिया पहल, रोजगार सृजन योजनाएं आदि। तो ये जो है भारत सरकार द्वारा जो है देश की नियोजित विकास के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं, जिनमें और भी हैं राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, गरीबी कम करना, आय में विषमता कम करना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना और रोजगार सृजन करना। ये सभी जो है उठाए गए कुछ कदम हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। तो साल 1974 में भारतीय रेलवे के कर्मचारियों ने 20 दिनों तक हड़ताल की थी। यह हड़ताल 8 से 27 मई के बीच चली थी। इस हड़ताल में 17 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। यह हड़ताल अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल यानी कि ज्ञात हड़ताल है। यानी कि यही जो है 1974 की रेल हड़ताल मानी जाती है, जिसमें 20 दिनों तक जो है ये हड़ताल चली थी और जिसमें लगभग 17 लाख कर्मचारियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण भारत के विभाजन के बाद से चला आ रहा कश्मीर विवाद है। इन दोनों देशों के बीच कई सैन्य संघर्ष भी हुए हैं, जिनमें आप भी जानते हैं एक 1947 में ही हुआ, 1965 में भी हुआ, 1971 में भी हुआ और 1999 में भी हुआ। यानी कि भारत और पाकिस्तान में अब तक 4 बार युद्ध हो चुका है। और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनमें एक आता है कश्मीर विवाद, दूसरा आता है सरक्रीक विवाद, तीसरा आता है जल विवाद, चौथा आता है आतंकवाद का विवाद, पांचवा है चीन पाक आर्थिक गलियारा। अब सबसे पहले देखते हैं हम कश्मीर विवाद। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद आज भी जारी है। दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर युद्ध कर चुके हैं। कश्मीर को भारत अपना हिस्सा मानता है और पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता है। अगला आता है सरक्रीक विवाद। तो सरक्रीक भारत के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजक रेखा है। ये भी जो है एक भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य यानी कि बीच एक बड़ा विवाद का कारण है। और अब अगला आता है जल विवाद। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी को लेकर जो है विवाद रहता है, इनके जल को लेकर। अब अगला आता है आतंकवाद का विवाद। तो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान लश्कर ए तैयब और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। इसीलिए ये भी जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।